हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना के समान आज भी अपन ज्योग्राफी को ऑनलाइन स्टडी करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीए थर्ड सेमेस्टर जिनके ह्यूमन एंड इकोनॉमी ज्योग्राफी चलती है उनकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करते हैं और समझ करके करते हैं, ताकि आप लोगों के समझने के बाद में उससे संबंधित जिससे भी क्वेश्चन बन करके आए उसको आसानी से आप हल कर सकें। ठीक है, तो आप लोगों का टाइम टेबल आ चुका है और एडमिट कार्ड भी अपलोड हो चुके हैं। आप ऑनलाइन उनको निकाल करके और अपने संबंधित महाविद्यालय से अप्रूव करवा करके एग्जाम सेंटर को समय पर पहुंचने। ठीक है, तो आज अपन बिना देरी के पढ़ाई करते हैं। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड का है ये, और कोटा विश्वविद्यालय कोटा से बीए सेमेस्टर थर्ड में ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी चलती है, जिसका अपन क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो कि आपके क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि ग्रिफिथ टेलर ने प्रजाति वर्गीकरण के लिए मुख्य आधार क्या है। यानी कि ग्रिफिथ टेलर ने जो प्रजाति वर्गीकरण किया, प्रजातियों का वर्गीकरण किया, इसके लिए मुख्य आधार क्या है, कितने वर्गों में बांटा, उसको अलग से क्वेश्चन बना करके अध्ययन करेंगे। 7 भागों में बांटा है, प्रत्येक का नाम अलग अलग है और उनकी विशेषताएं भी अलग अलग है। ठीक है, तो इसके लिए मुख्य आधार माना है। उन मुख्य आधारों के आधार पर भी क्वेश्चन बन करके इस प्रकार से आ सकता है। ग्रिफिथ टेलर ने विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण करने के मुख्य आधार क्या रखे हैं, तो 2 प्रकार के मुख्य आधार रखे हैं। सबसे पहले तो प्रजाति क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से जानकारी रखना जरूरी है। ये प्रजाति एक क्षेत्र विशेष में रहने वाला लोगों का समूह है, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताएं एक समान रूप से पाई जाती हो, एक विशेषताएं पाई जाती है, एक समान विशेषताएं पाई जाती हो, ऐसे समूह को प्रजाति के रूप में जाना जाता है। एक क्षेत्र विशेष में निवास करने वाला जनसमूह जिसमें
सामाजिक एवं आर्थिक समानताएं पाई जाती है। ऐसे जनसमूह को एक प्रजाति के रूप में जाना जाता है और इसी प्रजाति का वर्गीकरण करने के लिए ग्रिफिथ टेलर ने दो प्रकार के मुख्य आधार माना है। वर्गीकरण के आधार, इस तरीके से लिखा करो, लिखने का तरीका भी बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन को किस तरीके से हल करें, मान लो इसी प्रकार से क्वेश्चन बन करके आ गया तो सबसे पहले तो प्रजाति क्या है, प्रजाति को समझा दिया। फिर अगले एक दो लाइन छोड़ करके क्या पूछ रहा है, वह मुख्य आधार क्या है, मुख्य आधार को बताया। मुख्य आधार क्या होते हैं, दो प्रकार के मुख्य आधार हैं। पहला है शारीरिक बाह्य लक्षण और दूसरा शारीरिक आंतरिक लक्षण। ठीक है, शारीरिक बाह्य लक्षण और शारीरिक आंतरिक लक्षणों को मुख्य आधार माना है और इन्हीं आधार पर ग्रिफिथ टेलर ने विश्व की समस्त प्रजातियों को का वर्गीकरण किया है। शारीरिक बाह्य लक्षणों में कौन कौन से आते हैं, पहला है चमड़ी का रंग, दूसरा मुख की बनावट, तीसरे नंबर की विशेषता है सिर के बालों की बनावट, चौथे नंबर का है शरीर का कद, लंबाई। तो इनको मुख्य आधार मान करके ये शारीरिक बाह्य लक्षण है और इनकी विशेषताएं अगर एक समान मिलती है तो उनको एक प्रजाति के अंतर्गत रखा उन्होंने। ठीक है, जैसे चमड़ी का रंग है, गेरुआ रंग है, गोरा रंग है, भूरा रंग है, पीला रंग है, सफेद रंग है, काला रंग है। इस प्रकार की विशेषताओं को कलेक्ट किया और जिन प्रजातियों में इस प्रकार के एक समान विशेषताएं पाई जाती है तो उनको एक अलग से प्रजाति के रूप में रखा गया। मुख की बनावट है, जबड़े की जबड़े की बनावट के आधार पर लंबा मुख है, गोल मुख है, जबड़ा बाहर निकला हुआ है। इस प्रकार की विशेषताओं को मुख्य आधार माना है और उसी के आधार पर इन्होंने मुख की बनावट को मुख्य माना है। और दूसरी बात है नासिका की बनावट। नासिका यानी कि नाक की बनावट।
नासिका नाक की बनावट, किसी की लंबी नाक है, किसी की क्या नाम से चपटी नाक है, किसी प्रजाति की लंबी चोंच के समान नाक होती है। तो इस प्रकार से नासिका की बनावट के आधार पर भी इन्होंने ये बाह्य लक्षणों का एक मुख्य आधार माना है। शरीर के बालों की बनावट के आधार पर जो सिर के बालों की बनावट किसी प्रजाति में घुंघराले बाल वाले होते हैं, किसी में छल्लेदार बाल पाए जाते हैं, किसी में लहरदार लंबे बाल पाए जाते हैं, किसी में सीधे बाल वाली प्रजातियां पाई जाती है। तो उसी प्रजाति वर्ग में सिर के बालों की बनावट सभी प्रजाति के लोगों में एक समान पाई जाती है, तो उसको एक अलग से प्रजाति के रूप में मान लिया गया। समझ के पढ़ना है। शरीर के कद का रंग है, कुछ प्रजातियां आनुवंशिकी रूप में क्या नाम से लंबे कद वाली होती है, तो सभी लोग इसी प्रकार के लंबे कद वाले होते हैं। अपन कभी कभी देख लेते हैं कि ये मारवाड़ के लोग हैं, इस प्रकार से, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा लंबे लंबे पूरे होते हैं। तो इस तरीके से देखते ही मतलब दूर से पता लग जाए कि वो उस क्षेत्र का इस प्रकार से निवास करें। तो कुछ बौने कद वाली जनजातियां होती है, जैसे एस्किमो, ये क्या नाम से बुश्मिन जनजाति के लोग हैं और पिग्मी जनजाति है, पिग्मी नाटे कद वाले होते हैं। तो इस प्रकार की सारी प्रजाति के लोग इसी प्रकार के नाटे कद के होते हैं। तो उसकी शरीर की लंबाई के आधार पर उनमें आनुवंशिकी गुण उसी प्रकार के पाए जाते हैं। और ग्रिफिथ टेलर ने भी इनकी शरीर की लंबाई के आधार पर प्रजातियों को अलग अलग एक मुख्य आधार माना है और उसी के अनुसार इसका वर्गीकरण किया है। एक एक चीज को अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना है। शरीर का कद हो गया, नासिका यानी नाक की बनावट के आधार पर इसके वर्गीकरण किया कि नासिका कुछ प्रजातियों में चपटी नाक होती है, किसी की लंबी नाक होती है, किसी की छोटी नाक होती है, किसी की चोंचदार नाक होती है, इस प्रकार की। तो ऐसी विशेषताएं प्रजाति के सभी लोगों में एक समान पाई जाती है। तो इस प्रकार की बाह्य विशेषताएं शरीर के बाह्य लक्षणों के रूप में आती है और इनमें ऐसी एक समानता मिलती है तो उसको एक प्रजाति के रूप में मानी जाती है। दूसरी बात है कि संसार में कितनी प्रकार की अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में वहाँ की स्थानीय जलवायु के आधार पर अलग अलग प्रकार की बाह्य लक्षण पाए जाते हैं और एक ही लक्षणों के जिन समूह में एक समानता मिलती है उनको अलग से एक प्रजाति का नाम दे दिया गया। जब वर्गीकरण पढ़ेंगे उनका नाम से विशेषताएं पढ़ेंगे, कहाँ पर पाई जाती है, क्या विशेषताएं पाई जाती है, उनका शरीर का रंग किस प्रकार का है, इस प्रकार। ठीक, तो ये शरीर के बाह्य लक्षण हो गए। आंतरिक लक्षणों में के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, यानी कि शरीर के जो न दिखाई देने वाले लक्षण एक समान रहे, ऐसी विशेषताओं को आंतरिक लक्षणों के अंतर्गत आता है। जैसे आनुवंशिकी गुण, व्यवहार में आनुवंशिकी गुण खूंखार प्रजाति के होते हैं, उनमें उनका व्यवहार इस प्रकार का होता है? देखो, शारीरिक जो आंतरिक लक्षण होते हैं, आंतरिक लक्षणों को भी ग्रिफिथ टेलर ने मुख्य आधार माना है। किसके लिए? विश्व की प्रजाति वर्गीकरण के लिए। तो अब जो मुख्य चीज है उसको नहीं भूलना है। पहला है आंतरिक लक्षणों में आनुवंशिकी गुण। आनुवंशिकी गुण। दूसरा है
रक्त की श्रेणी तीसरे नंबर का है कपाल की बनावट और चौथे नंबर का है जबड़े की आकृति। तो इस प्रकार से मतलब ये शारीरिक लक्षणों में आंतरिक लक्षणों को मुख्य आधार माना है और ये सब ये आंतरिक लक्षण है जो कि बाह्य रूप में दिखाई नहीं पड़ते हैं, परंतु उस प्रजाति के समूह में एक समानता रखते हैं और उसी समानता के आधार पर उस प्रजाति को अलग से दूसरी प्रजाति से अलग किया है। ठीक है, तो ग्रिफिथ टेलर ने विश्व की प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया है 7 भागों में बांटा है। उस प्रजातियों को 2 प्रकार के लक्षणों को मुख्य आधार माना है, शरीर की बाह्य लक्षणों को देख करके और शरीर के आंतरिक लक्षणों को देख करके। ठीक है, शरीर के बाह्य लक्षणों में इस प्रकार को मुख्य आधार माना और शारीरिक आंतरिक लक्षणों को इस प्रकार के लक्षणों को मुख्य आधार माना। तो देखिए, आनुवंशिकी गुण यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें व्यवहार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा बोली, शिक्षा, धर्म, इस प्रकार के जो गुण पाए जाते हैं, व्यवहारिक रूप में गुण पाए जाते हैं, वह आनुवंशिकी गुण के रूप में होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इसी प्रकार से स्थानांतरित होते रहते हैं। तो ऐसे गुणों को आनुवंशिकी गुणों के रूप में जाना जाता है और सभी लोगों में अगर इसी प्रकार से एक समान गुण पाए जाए तो ऐसे लोगों के समूह को एक प्रजाति के रूप में मान लिया जाता है। तो ऐसे गुणों को भी इन्होंने एक मुख्य आधार माना। रक्त की श्रेणी उस समूह में उस क्षेत्र में एक क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों में पाया जाने वाला रक्त एक ही श्रेणी का मिले तो उन लोगों को एक ही प्रजाति के रूप में मान लिया जाता है। जैसे ए बी ओ जिस प्रकार से भी मतलब रक्त ग्रुप मिलता है, ब्लड ग्रुप मिलता है, उस ब्लड ग्रुप के आधार पर एक समान रूप से अगर ब्लड ग्रुप मिले तो ऐसे उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी लोग एक ही प्रजाति के लोगों के रूप में मान लिया जाएगा। तो ऐसे लक्षणों का मुख्य आधार शरीर के आंतरिक श्रेणी के अंतर्गत, आंतरिक लक्षणों के अंतर्गत माना जाता है। तो ग्रिफिथ टेलर ने इसको भी एक मुख्य आधार माना है और आंतरिक लक्षणों के रूप में माना है। कपाल की बनावट, खोपड़ी में जो आंतरिक रूप में कपाल रहता है उस कपाल की बनावट के आधार पर भी ग्रिफिथ टेलर ने माना है कि कपाल कौन सी प्रजाति में कपाल की बनावट लंबे सिर वाली होती है, गोल सिर वाली होती है या के नाम से चपटे सिर वाली होती है। इस प्रकार से अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग कपाल पाए जाते हैं और जिस प्रजाति में एक ही समान कपाल पाया जाए तो कपाल की श्रेणी मिले तो उस प्रजाति को एक मुख्य प्रजाति के रूप में एक डिवाइड कर लिया गया और उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी लोगों में एक समान कपाल की आकृति मिलती है। तो कपाल की बनावट, नासिका की बनावट कपाल सूचकांक के आधार पर निकाली जाती है और कपाल सूचकांक निकालने के लिए इन्होंने एक सूत्र का प्रयोग किया है। कपाल
सूचकांक कंपटीशनों में भी आ जाता है कि कपाल सूचकांक निकालने का सूत्र क्या है। कपाल की लंबाई कपाल की चौड़ाई बटा कपाल की लंबाई इंटू 100। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रतिशत में कपाल की सूचकांक निकाला जाता है। इसी प्रकार से नासिका सूचकांक को निकालने का सूत्र है। नासिका सूचकांक बराबर नासिका की चौड़ाई बटा नासिका की लंबाई इंटू 100। ठीक है, तो ये सूत्र भी लिखना साथ के साथ में, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आ जाए तो एक ग्रिफिथ टेलर ने अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग नासिकाओं की बनावट अलग अलग रूप में मिली, तो अलग अलग करने का मुख्य आधार किस प्रकार से रखा, उनकी सूचकांक ज्ञात करके। ठीक है, इसी प्रकार से कपाल की बनावट अलग अलग रूप में मिली, तो फिर उन कपालों के सूचकांक निकाल करके अलग अलग रूप में डिवाइड किया, और प्रत्येक प्रजातियों में अलग अलग प्रकार की कपाल की बनावट मिली और उनको श्रेणियों में डिवाइड किया। ठीक है, तो कपाल की बनावट, कोई लंबा सिर वाला है, कोई गोल कपाल वाला है, कोई क्या नाम से चपटे सिर वाला है, इस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। जबड़े की आकृति के आधार पर कोई जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ है, कोई का जबड़ा क्या नाम से लंबे मुख वाला है, इस प्रकार की प्रजातियां मिलती है। तो आंतरिक रूप में उसकी बनावट अलग अलग रूपों में मिलती है। तो इस प्रकार से ग्रिफिथ टेलर ने विश्व की प्रजातियों को वर्गीकरण करने के लिए दो प्रकार के आधार रखे हैं जो अपने सामने हैं, और दोनों को और समझ लो कि शारीरिक लक्षणों के आधार पर इन्होंने विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण किया है, और इनको दो भागों में बांट करके बाह्य लक्षणों के रूप में और आंतरिक लक्षणों के रूप में इनका मुख्य आधार है। दोनों को मैंने आपके सामने लिख दिया है। बाह्य लक्षणों के रूप में 5 लक्षण है। चमड़ी का रंग के रूप में, मुख की बनावट के रूप में, सिर के बालों की बनावट के रूप में, शरीर के कद के रूप में, और नासिका की बनावट के आधार पर। इसी प्रकार से आंतरिक लक्षणों में 4 लक्षण इस प्रकार से रखे हैं। आनुवंशिकी गुणों के आधार पर, रक्त की श्रेणी के आधार पर, कपाल की बनावट के आधार पर, और जबड़े की आकृति के आधार पर। ठीक है, तो इस प्रकार से बाह्य और आंतरिक लक्षणों को मुख्य आधार मान करके विश्व की प्रजातियों को 7 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। कपाल की बनावट के डिफरेंस निकालने के लिए उन्होंने इस प्रकार से सूत्र का प्रयोग किया। किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। मुख्य बात को नहीं भूलना है। और इसी प्रकार से नासिका की बनावट का डिफरेंस निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया है। तो कितनी बार छोटे क्वेश्चन भी इसी से संबंधित बन करके आते हैं और बड़े क्वेश्चन भी आने की संभावना। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग विस्तार से
समझते हुए विस्तार से अपनी लैंग्वेज में लिखना है। जो चीज़ समझने में आ जाती है उसको विस्तार से लिखने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन एक एक क्वेश्चन रोजाना समझते हुए हल करते हुए चलेंगे और अधिक से अधिक बच्चों को इससे जोड़ते चलें ताकि अधिक से अधिक लोगों का बच्चों का फायदा होता रहे। ठीक है, धन्यवाद।